Hello students, welcome to my channel Science Analytica. If you haven't subscribed my channel, yes, please do subscribe my channel first so you all can get the information for the upcoming videos from your course. So what we were doing was simple harmonic motion. अगर आपने अब तक उसकी वीडियो भी नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस जो सी हैं वो जाकर के विजिट करें ताकि आपको ये हमारा प्रेजेंट टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। उन वीडियोस का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू सिस्टम दैट इज सिंपल पेंडुलम. Simple pendulum is the most common example of the bodies executing simple harmonic motion, that is SHM. A simple pendulum consists of a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support about which it is free to oscillate. तो यहाँ अगर मैं देखूँ ये आपकी स्ट्रिंग है, उसके साथ आपने क्या एक बॉब पॉइंट मास जो है वो सस्पेंड किया है एंड इट इज़ फिक्स्ड विथ सम रिजिड सपोर्ट. ठीक, यहाँ से एक साइड से वो फिक्स होता है और जो दूसरी साइड उसकी है वो फ्री होती है so that it can oscillate in both the directions. So first of all we have taken that let m be the mass of the bob. ये जो चीज़ है इसकी वो बॉब है एंड l इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कह लीजिए वो हमने ली है. व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन द फोर्स एम जी साइन थीटा विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग टॉर्क. देखिए अगर ये जो पेंडुलम है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस होता है किसी भी डायरेक्शन में, लेट से बाय एन एंगल थीटा, हम यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उस केस के अंदर क्या है उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगी एम जी साइन थीटा जो फोर्स है वो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी. और वो क्या कोशिश करेगी कि जो बॉब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है उसे दोबारा हमें मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आऊँ. जो ये सेंट्रल पोजीशन होती है हमारी, वी हैव स्टडीड की क्या होती है, मीन पोजीशन होती है. रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था और उसका जो काम होता है वो भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट लगती है और ये हमेशा क्या कोशिश करती है कि जो आपकी बॉडी है इसे दोबारा उसी ओरिजिनल पोजीशन में टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेकर के आऊँ. तो यहाँ भी जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, एम जी साइन थीटा है. क्योंकि अगर हमने मैथमेटिकली से डिराइव किया है, हाउ, आपको पता है कि टी इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स. तो क्योंकि ये फिक्स है इस वजह से इसके अंदर एक टेंशन लग रही है. उसी के अपोजिट ये जो वेट है इसका वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एम जी. इसी एम जी को मैंने क्या किया है, दो पोर्शन में डिवाइड किया है, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है हम कहेंगे. फर्स्ट वन इज एम जी कॉस थीटा एंड सेकेंड इज एम जी साइन थीटा. तो अगर ये जो एम जी साइन थीटा है ये क्या कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजिशन ऑफ द बॉडी. तो अब क्या है, देखिए जो कंपोनेंट आपका एम जी कॉस थीटा है इट विल बैलेंस द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. जो आपका एम जी कॉस थीटा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट लग रहा है, ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे से नहीं दिखाया बट येट इट इज़ एक्टिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस टेंशन. तो आप क्या कहेंगे, जो आपका टी है वो इक्वली बैलेंस्ड है बाय दिस फोर्स एम जी कॉस थीटा, दैट इज टी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा. लेट्स टेक इट इक्वेशन नंबर 1. अब हम बात करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क की. रिस्टोरिंग टॉर्क में हमारा क्या होगा, टाउ इज़ द सिंबल फॉर द रिस्टोरिंग टॉर्क. और जो हमने क्या कहा था कि फोर्स कौन सी है, ये जो हमारी फोर्स एम जी साइन थीटा थी वही क्या कर रही है, इट इज़ ओनली प्रोवाइडिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड विच इज़ एम जी साइन थीटा. तो हमने टाउ को यहाँ लिख लिया एम जी साइन थीटा इंटू एल. नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, टाउ इज इक्वल्स टू के थीटा. अगर हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, के थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू एल. तो यहाँ अब क्या होगा, अगर मैं मानती हूँ कि जो एक थीटा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी नेग्लिजिबल हुई है, बहुत थोड़ी हुई है, तो उस केस में मैं जो साइन थीटा है उसे क्या लिख सकती हूँ, ओनली थीटा लिख सकती हूँ. और इससे जो मेरे पास के की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाती है, एम जी एल. सो ये हमारा जो फोर्स कांस्टेंट लगा लीजिए के हमने वो कैलकुलेट किया है. ठीक, अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम कैलकुलेट करेंगे. नाउ टाइम पीरियड इज गिवन बाय द फॉर्मूला. ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में डिराइव करके आपको दिखाए हैं, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप पहले वो लास्ट वीडियो विजिट करें फर्स्टली जो एसएचएम के ऊपर मैंने बनाई है, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले हैं, ये जो डेरिवेशन है वो प्रॉपरली क्लियर हो. तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला था वो क्या था, टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट इनिशियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर. स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है आपका, के होता है. इनर्शियल फैक्टर आपका आई से आप वो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो. तो फाइनली जो मेरे पास आई है वो क्या होता है,
ml² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बॉब। एंड जो स्प्रिंग फैक्टर के है जो हमने खुद ने क्या किया था, अभी डिराइव किया है, विच कम्स आउट टू बी mgl। फाइनली जब हम इसको डिराइव करेंगे, इसको थोड़ा सा है ना रीअरेंज करके लिखेंगे, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ये आएगा 2π√L/g। ठीक, तो अब ये हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स का ये टाइम पीरियड की वैल्यू पे, या आप लगा लीजिए के की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो सिस्टम है आपका सिंपल पेंडुलम, उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में मैं बता रही हूँ। नाउ इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय अ वायर, देन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करेंगे, जो लेंथ है उसकी वायर की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, लेंथ इंक्रीज। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देखें तो आप ये देखेंगे कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसके प्रोपोर्शनल क्या इंक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अगर हम मानते हैं लेट इफ डी थीटा इज द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर and alpha is the coefficient of linear expansion, then the effective length of the wire comes out to be alpha, and this is given by increase in the length upon original length into rise in temperature. now increase in length कितनी हुई, अगर हम मान लें प्रीवियसली जो लेंथ थी वो L थी, और फाइनली जब हमने टेम्परेचर रेज किया तो उसके बाद जो लेंथ थी वो क्या चेंज होगी, L'। तो दोनों नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही तो नेट इंक्रीमेंट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, L' माइनस L। और ओरिजिनल लेंथ आप क्या लेकर के चले हैं वायर की, दैट इज स्मॉल l इंटू राइज इन टेम्परेचर। आपने कितना कंसीडर करके चला कि कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ, तो वो आप डी थीटा से वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ L' माइनस L कम्स आउट टू बी अल्फा L डी थीटा, एंड L' इज इक्वल्स टू L। ये मतलब आपने रीअरेंजमेंट ही की है जो आपकी मैथमेटिकल वे में है। नाउ अब हमें पता है जो हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड है वो कितना है, 2π√L/g। ठीक, ये हमने डिराइव किया था। अब जो न्यू टाइम पीरियड होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि लेंथ चेंज हुई है। ठीक, तो ऑब्वियस लेंथ चेंज हुई है, तो क्योंकि जो आपका टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो आपका क्या होगा, जो नया टाइम पीरियड होगा वो वेरी करेगा प्रीवियस वन से। नाउ ऑन डिवाइडिंग, अब हम देखेंगे कि कितनी रेशो में चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ। नाउ ऑन डिवाइडिंग T'/T, तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा। तो दोनों में वैसे तो सभी टर्म सेम ही है, जो डिफरेंस है मेजर वो किसके अंदर है, L' एंड L, दैट इज लेंथ के अंदर डिफरेंस है। तो उसके बाद L' की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो रखेंगे हम लोग, दैट इज L इंटू 1/1 प्लस अल्फा डी थीटा अपॉन L। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे और मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, देन इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फा डी थीटा रेज टू द पावर हाफ। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है आएगा। अगर आप इसी को आगे थोड़ा सा और करें तो आप अगर बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1/2 हाफ डी थीटा हो जाएगा। एक ही टर्म खोलेंगे हम, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना आया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो चेंज आया है दैट इज Δt अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये कितना परसेंट चेंज आया है उस परसेंटाइल के अंदर ही हमें क्या करेगा, रिजल्ट देगा। अब हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या था, न्यू टेम्परेचर माइनस द प्रीवियस टेम्परेचर अपॉन द ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू 100। इसी को अगर हम थोड़ा सा वो करके देखें, रीअरेंज करें, तो T'/T की वैल्यू जो मेरे पास निकल करके आई थी वो क्या थी, 1 प्लस अल्फा डी थीटा। उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है। 1 से 1 कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है वह कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, और अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करें तो फाइनली मेरे पास जो परसेंटेज चेंज आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 5 अल्फा डी थीटा। सो दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर, परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड, सॉरी, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक, अब जो नेक्स्ट के, ये तो फर्स्ट केस था कि अगर मैं क्या करती हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो क्या चेंजेस टाइम पीरियड के अंदर आएंगे, कि किस तरह के चेंजेस आएंगे सिस्टम में। तो हमने देखा कि लेंथ इंक्रीज हो जाती है जब आप क्या करते हो, टाइम पीरियड को सॉरी जो टेम्परेचर को रेज करते हो, तो जो बॉब की लेंथ है, जो पेंडुलम की लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या था, केस नंबर 2। if the bob of the simple pendulum oscillate in some fluids of density rho naught less than the density of the bob, then the time period of simple pendulum get increased। देखिए अगर आप क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम को किसी फ्लूइड, अभी क्या कर रहे थे आप, वैक्यूम में या है ना एयर में आप लोग उसको ऑसिलेट करा रहे थे। अब आप क्या कोई फ्लूइड ले लो जिसकी जो डेंसिटी है वो कम है, किससे,
आपके बॉब से, आपका जो बॉब है वो ज़्यादा डेंस है, दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम कंटेनमेंट उसके अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ योर फ्लूइड। तो उसके अंदर भी आपका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए लास्ट केस में भी आपका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ हो रहा था, क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, और लास्ट केस में लेंथ इंक्रीज़ हुई तो आपका टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ हुआ। सिमिलरली यहाँ अब हम देखेंगे कि जब आपका क्या कहते हैं, डेंसिटी है वो आपकी फ्लूइड की कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द बॉब, तो उस केस के अंदर जो आपका टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ होगा। सी हाउ। अब आपको पता है जो इफेक्टिव वेट है बॉब का वो कितना है, एम जी डैश। ठीक, जो चेंज हुआ ऑफकोर्स, तो एक्चुअल वेट कितना होगा, एम जी माइनस अप थ्रस्ट। ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना, जब क्या करते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अप थ्रस्ट विल एक्ट ऑन इट, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, उसका वेट क्या है, कम अपीयर होता है। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये 9th क्लास का आपका अप थ्रस्ट बुयंसी का कंसेप्ट है, ये बहुत सिंपल है। वही चीज़ यहाँ थोड़ी सी आएगी, यूज़ होगी। अगर आपको उस चीज़ में कन्फ्यूजन है फिर इसमें भी कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए आपने जब उसको फ्लूइड के अंदर ऑसिलेट कराया है ना, तो वो आपको हल्का लगेगा। अब क्यों? क्योंकि जो उनसा आपका लिक्विड है वो उसके ऊपर अप थ्रस्ट लगा रहा है, क्योंकि अब लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो जिससे लिक्विड की जितनी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उतनी ही ज़्यादा अप थ्रस्ट लगा सकता है। जैसे कि आपको एक सॉल्ट वाटर के अंदर या सी वाटर के अंदर स्विम करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द आपका जो प्योर वाटर होता है ना। क्यों? क्योंकि उसका वो हैवी होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा अप थ्रस्ट लगा सकता है। ठीक इसी तरह अगर आप एक स्टोन ले लें, आप उस स्टोन को जब पानी के अंदर होता है, मान लीजिए एक तालाब है, स्टोन पानी के अंदर है, अगर आप वहाँ उठाते हैं उसको तो वो हल्का लगता है, जैसे ही वो पानी के बाहर आ जाता है स्टोन, वो आपको हैवी लगने शुरू हो जाता है, भारी लगना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल फिजिक्स है 9th क्लास की, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो आप रिलेट कर सकें। ठीक, तो ऐसा क्या हुआ कि पत्थर पहले तो बहुत हल्का लग रहा था जब पानी के अंदर था, अब जैसे ही वो पानी के बाहर निकाला वो इतना हैवी लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो पत्थर पानी के अंदर होता है, जो आपका वाटर है, क्यों वो उसकी भी कुछ डेंसिटी ऑफ कोर्स, तो वो क्या करता है अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अप थ्रस्ट लगाता है इसके ऊपर, इसको हेल्प करता है लिफ्ट करने में, तो आपको वो चीज़ हल्की लग रही होती है। सेम इज द कॉन्सेप्ट हेयर, जब आपका बॉब क्या होगा, पानी के अंदर फ्लूइड के अंदर होगा, और आपका जो पेंडुलम है, सिस्टम है, वो फ्लूइड के अंदर ही ऑसिलेट कर रहा है, उस केस के अंदर जो इफेक्टिव वेट है बॉब का वो आपको कम लगेगा, डिक्रीज लगेगा। ऐसा क्यों? तो इफेक्टिव वेट आपको मान लीजिए लगेगा एम जी डैश, एक्चुअल वेट लेकिन उसका क्या है, एम जी है, माइनस अप थ्रस्ट जो लिक्विड लगा रहा है उसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, V, that is the volume immersed in it, rho dash is the density of the fluid, and G is the acceleration due to gravity। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इन सबको हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि V रो G डैश, है ना। मास को क्या लिखा है, देखिए डेंसिटी क्या आती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मुझे मास अगर निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकती हूँ। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके लिखा गया है, नथिंग न्यू। ठीक, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए पूरे एक्सप्रेशन में, क्योंकि यहाँ हमारा जो एक्सप्रेशन था वो वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म में था, तो इसीलिए हमने सभी मास को भी वॉल्यूम डेंसिटी में चेंज कर लिया। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, इन सबको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस रो नोट अपॉन रो इंटू जी रह जाएगा। ठीक, अब ये जो रो नोट थी आपकी क्या थी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड थी, और रो क्या थी, डेंसिटी ऑफ द बॉब थी, और जो डेंसिटी ऑफ बॉब थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो फाइनली मेरे पास जो जी डैश का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस रो नोट रो अपॉन इंटू जी। तो और जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है आपका, अगर आप देखेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जी पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं अब न्यू टाइम पीरियड लगाती हूँ, जब आपकी बेसिकली ये सब करने के कारण जब आपने डेंसिटी चेंज हुई आपके लिक्विड की, तो उसकी वजह से बेसिकली आपके पास चेंज किस में आया, बॉब की जी डैश की वैल्यू में, जी की वैल्यू में चेंज आया। तो न्यू टाइम पीरियड में हम लोग क्या चेंज करेंगे, जी डैश चेंज करेंगे। ठीक, टी डैश अपॉन टी, ये सभी कॉन्सेप्ट वो लास्ट वाला है, लेकिन उसमें क्या था, लेंथ चेंज हो रही थी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण, और यहाँ क्या चेंज हो रहा है, जी डैश चेंज हो रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट जी अपॉन जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू जी डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 1 माइनस रो नोट रो इंटू जी। तो फाइनली जी से जी हम लोग कैंसिल कर देंगे, और जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस रो नोट अपॉन रो, और टी डैश अपॉन टी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में आएगी। ठीक, अब केस थर्ड है, ये तो था कि जब डेंसिटी जो है लिक्विड की
कुछ और है जिसमें हम लोग कम है, जिसमें हम लोग बॉब को कर रहे हैं ऑसिलेट, तो उस केस के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा टाइम पीरियड के ऊपर, वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड केस है कि व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड ऑन अ ट्रॉली विच इज मूविंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, then the effective acceleration due to gravity perpendicular to the plane will be mg cos theta and the time period of the oscillation will be। देखिए अभी क्या है कि अगर आपके वही अगर ट्रॉली के अंदर क्या करें, आपने सिंपल पेंडुलम जो आपका सिस्टम था वो आपने उसके अंदर रख के क्या किया, डाउन द प्लेन इंक्लाइन कराया, विच इज़ डाउन द प्लेन ट्रेवल कराया विच इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। तो उस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो क्या होगी, एम जी कॉस थीटा होगी। दिस इज शोन हियर। ठीक, तो उसके कारण जो आपका टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा, जी डैश की जगह फिर आप क्या लिखोगे, जी कॉस थीटा। सो दिस विल बी योर न्यू टाइम पीरियड। तो ये हमने डिफरेंट सिचुएशंस जो सी ली थी, पहले हमने टाइम पीरियड को पहले हमने सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था। ठीक, उसके बाद जो डिफरेंट हमने केसेस देखे इसके अंदर, पहले हमने देखा कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं किसी फ्लूइड के अंदर जिसकी डेंसिटी बॉब की डेंसिटी से कम है उसके अंदर पेंडुलम को डाल दूं तो क्या टाइम पीरियड पे असर पड़ेगा, फिर हमने वो स्टडी किया। तीसरा केस मैंने देखा कि अगर मैं किसी पेंडुलम को ट्रॉली में रख के किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे करती हूँ तो उसके टाइम पीरियड के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देखा। सो दीज वर द थ्री एक्सप्रेशन एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम through simple harmonic motion. So this is all about the video. Hope you like the video and don't forget to press the like button and do subscribe my channel. And if you have some sort of query or question regarding this topic, you can ask me in the comment box given below. Thank you so much.